आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। आइए चलते हैं खबरों के सफर पर प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। जयपुर रोड स्थित बुनाबाई में भाजपा के नवनिर्मित कार्यालय का वर्चुअल उद्घाटन जेपी नड्डा के द्वारा किया गया। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उपस्थित भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। जयपुर रोड स्थित बुनाबाई कांकरदा में बने नए भाजपा कार्यालय का उद्घाटन कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कार्यालय में सबसे पहले हवन किया गया। उसके पश्चात जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से सभा को संबोधित किया गया। संबोधन में उन्होंने कहा कि भाजपा एकमात्र ऐसी पार्टी है जो अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के उत्थान का लक्ष्य लेकर काम करती है। वर्तमान में भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके पास सबसे ज़्यादा सांसद, सबसे ज़्यादा विधायक हैं। उन्होंने दावा किया कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में राजस्थान में भाजपा की सरकार बनेगी और इसके बाद लोकसभा चुनाव में तीसरी बार भाजपा बहुमत से सरकार बनाएगी। गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरा राजस्थान दंगों की आग में जल रहा है। बेरोजगार दर दर भटकने पर मजबूर हैं। लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिल रहा। बिजली का संकट जब कभी भी इस राजस्थान प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही है, हमेशा ही बिजली का संकट आया। और मैं आप पत्रकार मित्रों से भी कहूंगा कि ये आप लोगों के लिए भी एक अनुसंधान का विषय होना चाहिए कि ऐसा हमेशा ही क्यों होता है कि कांग्रेस की सत्ता जब आती है, जब कांग्रेस जाए प्रदेश में इस तरह का बिजली संकट क्यों गहराता है। जहाँ तक पानी का विषय है, तो राजस्थान में पीने का पानी का संकट हमेशा से गर्मियों के समय में रहता है। लेकिन इसी परिस्थिति को समझते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन 2019 में घोषित किया था और जल जीवन मिशन के माध्यम से देश के प्रत्येक घर तक पीने का पानी पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया था। उचित गुणवत्ता का, समुचित मात्रा में और नियमित रूप से पानी हर घर में पहुंचे, ये लक्ष्य रखा गया था। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि पिछले 2.5 साल के कालखंड में कोरोना की आपदा होते हुए भी हम देश के परिप्रेक्ष्य में यदि मैं बात करूं तो कुल 19 करोड़ घरों में से जो 16% घर तक ही पानी पहुंचता था, आज हम देश के लगभग आधी आबादी को पीने का पानी नल के माध्यम से मुहैया करा पाए हैं। लेकिन राजस्थान की तरफ जब मैं देखता हूं तो बेशक राजस्थान को हमने देश में सबसे ज़्यादा बजट का आवंटन किया। 27,000 करोड़ रुपए का आवंटन हमने राजस्थान सरकार को पिछले 4 साल के बजट में किया है। 19-20, 20-21, 21-22 और वर्तमान जो 22-23 का बजट घोषित हुआ है। लेकिन उस 27,000 करोड़ के बजट के सापेक्ष राजस्थान सरकार अब तक केवल 4,000 करोड़ रुपए ही वहाँ से ड्रॉ कर पाई है और खर्च केवल 3,000 करोड़ रुपए कर पाई है। यदि काम की प्रगति के दृष्टिकोण से देखूं तो राजस्थान आज देश में 33 प्रदेशों में 29वें नंबर पर है और पिछले 2.5 साल में हुए काम की गति के अनुसार अगर मैं देखूं तो 33 में 32वें नंबर पर है। और उसमें भी जिस तरह से गाहे बगाहे भ्रष्टाचार के समाचार आते हैं, आप ही सब मित्रों ने दूधू के प्रकरण को जिस तरह से जनता के सामने लाया था, आदरणीय भागीरथ चौधरी जो सांसद हैं, उन्होंने इसे जो है पूरी प्रमुखता के साथ में उठाया था कि पुराने काम को नया बता करने की चेष्टा जिस तरह से की थी। तो राजस्थान में इस कार्यक्रम में भ्रष्टाचार करने के साथ साथ में गति भी इतनी कम है कि आज पूरे देश राजस्थान की तरफ उपहास की दृष्टि से देखता है। हमने बार बार बैठकें की है। पिछले महीने की 8 तारीख को हमने राजस्थान के साथ समीक्षा की। उसके बाद पिछले महीने के अंतिम सप्ताह में भी हमने राजस्थान के साथ में समीक्षा की है। हालांकि राजस्थान में पिछले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का अजमेर जिले का स्थायी कार्यालय का आज राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा लोकार्पण हुआ है। उसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को अपनी ओर से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ये हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण है, जो वर्षों की तपस्या के बाद आज एक स्थायी कार्यालय उपलब्ध हुआ है, जहाँ पे कार्यकर्ता निसंकोच आ सकेंगे, जा सकेंगे, मीडिया की बात भी हो सकेगी, बड़ी बैठकें भी हो सकेंगी और साथ में बाहर से आने वाला कार्यकर्ता यहाँ पे रुक भी सकेगा। इस प्रकार से कार्यकर्ताओं का एक जीवंत संपर्क का एक केंद्र आज बना है, जो हमारे लिए मंदिर से कम नहीं है। ऐसे ऐतिहासिक क्षणों को निश्चित रूप से हम सब लोग स्मरण करेंगे। और एक और हमारी पार्टी है जिसका संगठनात्मक ढांचा है, जिसने इस प्रकार का अभूतपूर्व कार्य किया है। दूसरी ओर कांग्रेस है, जिसके न जिलाध्यक्ष का पता है, न ब्लॉक अध्यक्षों का पता है, 1.5 साल 2-2 साल हो गए और न उसके किसी कार्यालय का पता है, किसी घरों से चलती है। ऐसे संगठन हमारा क्या मुकाबला करेगा
मैं समझता हूँ कि ऐसे समय जब हमारी सारी रचनाएं आगे बढ़ती जा रही हैं, हम आगामी चुनाव में कांग्रेस का पूरी तरह चूपड़ा साफ करके रखेंगे और अजमेर ज़िले से उनको केवल अजमेर ज़िले से ही नहीं, पूरे राजस्थान से साफ करके 2023 में यहाँ पर 2 इंजन की सरकार हम बनाने जा रहे हैं। आज वर्चुअली राजस्थान के 10 जिला कार्यालयों का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी द्वारा उद्घाटन किया गया है। ये जो कार्यालय है, आपने स्वयं सुना ही है, नड्डा जी ने जैसा कहा कि भारतीय जनता पार्टी में को यदि समझना है तो निश्चित रूप से कार्यालय और कार्यकर्ता ये होना बहुत ज़रूरी है। और उसी नाते से कार्यकर्ता हमारे पास है, कोष हमारे पास है, लेकिन कार्यालय हमारे पास नहीं था और वो कार्यालय आज यहाँ बन कर के तैयार हुआ है। कार्यालय में बहुत सारी सुविधा संपन्न कार्यालय को किया गया है। मीडिया सेंटर बनाया है, छोटी मीटिंग्स के लिए अलग व्यवस्था है, जिला पदाधिकारियों के लिए अलग अलग व्यवस्था है और साथ में ही आज का जो सोशल मीडिया जिसको कहते हैं IT, वो IT का पूरा एक अलग से एक कार्यालय स्थापित हुआ है। तो निश्चित रूप से जिस तरह से पार्टी के दिन प्रतिदिन काम बढ़ रहा है और जब कोई भी राजनीतिक दल को जब सर्वव्यापी होना होता है तो सर्वव्यापी होने के लिए ये उससे बहुत आवश्यक है कि वो अपनी विचार को, अपने दिन प्रतिदिन के कार्यक्रमों को आम जन तक पहुंचाए और उसके लिए एक नियमितता बहुत ज़रूरी है और उस नियमितता के लिए कार्यालय की आवश्यकता होती ही है। अनेकों बार पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय अस्थायी रूप से चुनाव में चले हैं, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो नगर परिषद का चुनाव हो, तो भी अस्थायी रूप से कार्यालय संचालित होते आए हैं। लेकिन एक स्थायी कार्यालय जिसको स्वयं का कार्यालय कह सकते हैं, यदि कोई कार्यकर्ता प्रवास पर आता है तो उसको रुकने की व्यवस्था हो सकती है, उसको यहाँ 2-3 दिन ठहरने की व्यवस्था हो सकती है। तो ऐसी आज की आवश्यकताओं को देखते हुए समस्त सुविधाएं यहाँ विकसित की गई है और मुझे लगता है कि पार्टी का काम इससे और तेजी से आगे बढ़ेगा और अधिक सुविधाजनक तरीके से हम लोगों तक अपनी बात को पहुँचा पाएंगे। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी के सानिध्य में पंचशील में जिज्ञासा समाधान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शंकराचार्य द्वारा श्रद्धालुओं के प्रश्नों का उत्तर दिया गया। शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी के सानिध्य में जिज्ञासा समाधान शिविर का आयोजन पंचशील में किया गया। इस अवसर पर उपस्थित पत्रकारों और भक्तों ने शंकराचार्य से जीवन, धर्म, कर्म, पुनर्जन्म और वर्तमान में नई पीढ़ी को संस्कार और धर्म से किस प्रकार जोड़ा जाए के इस संदर्भ में अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए महाराज से प्रश्न किए। शंकराचार्य ने सभी प्रश्नों के उत्तर देते हुए धर्म की रक्षा करते हुए सत्य मार्ग पर चलने के बारे में मार्गदर्शन किया। अविद्या काम कर्म के वशीभूत आत्मा का नाम जीवात्मा है। स्थावर जंगम प्राणी 2 भेद हैं शरीर की दृष्टि से जीव के। आगे जगदीश्वर का सनातन अंश सरीखा जीव है। मूलतः सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही जीव का स्वरूप है। आगे महाराज जी, धर्म क्या है और आज की पीढ़ी को धर्म के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, नई पीढ़ी को? धर्म जो सबका धारक उद्धारक हो उसका नाम धर्म है। सिद्ध कोटि का धर्म और साध्य कोटि का धर्म 2 प्रकार का होता है। जो पृथ्वी के कार्य हैं उनको धारण करने वाली पृथ्वी है, पृथ्वी का नाम धर्म है। पृथ्वी को धारण करने वाला सन्निकट में विशेष जल का नाम धर्म है। जल को धारण करने वाला सन्निकट में विशेष अग्नि का नाम धर्म है। अग्नि को धारण करने वाला सन्निकट में विशेष वायु का नाम धर्म है। वायु को धारण करने वाला सन्निकट में विशेष आकाश का नाम धर्म है। आकाश को धारण करने वाला सन्निकट में विशेष परमात्मा या आत्मा का नाम धर्म है। कठोपनिषद और बौद्धागम में आत्मा को धर्म कहा गया। सिद्ध कोटि के धर्म का यह स्वरूप मैंने बताया। यज्ञ, दान, तप,
वर्ण और आश्रमोचित कर्म का नाम धर्म है। साध्य कोटि का धर्म। यज्ञ करने के लिए मुट्ठी खोलने की आवश्यकता है। दान देने के लिए मुट्ठी खोलने की आवश्यकता है। व्रत करने के लिए अन्न जल के त्याग की आवश्यकता है। तप करने के लिए सुख के त्याग की आवश्यकता है। जिसके अनुपालन से जीवन में भगवत प्राप्ति का अनुकूल बल और विवेक का आधान हो, उसका नाम धर्म है। दया, दान, सेवा, परोपकार, संयम, जो अपने लिए हितप्रद हो, अन्यों के लिए हितप्रद हो, उसका नाम धर्म है। महाराज जी प्रणाम। सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा परायण, स्वस्थ, सभ्यताप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना, यही सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं का सिद्धांत है। हिंदू धर्म इसलिए बचना चाहिए क्योंकि इसी के द्वारा हर व्यक्ति का कल्याण हो सकता है। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक आर्य हिंदू ही सिद्ध होते हैं। हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श के साथ खिलवाड़ अपने अस्तित्व और आदर्श के साथ ही खिलवाड़ है। मोहम्मद साहब के पूर्वज कौन थे? ईसा मसीह के पूर्वज कौन थे? प्रवृत्ति देवते। आगे गुरुदेव के श्री चरणों में नमन। गुरुदेव, हमारा भारतवर्ष प्राचीन काल से बहुत ही धर्म संपन्न और बहुत ही प्राचीन हमारी संस्कृति थी, तो जो कि पूरे देश में नहीं पूरे समस्त विश्व में फैला हुआ था। बाली, सुमात्रा और अफगानिस्तान, बांग्लादेश सब जगह फैला हुआ था। इतना हमारा महान प्राचीन सनातन धर्म जो कि जिसका विस्तार होना चाहिए था, बड़े दुर्भाग्य से ये कि ये विस्तार होने की जगह हम और आगे बढ़ने की जगह विधर्मियों का, जिनके कोई देश नहीं था, आज 57 देशों पर राज करते हैं और हम पूरे धर्म का पालन करते हुए वसुदैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव सब ही इसका कारण। सनकय शुक्रियालोपात ब्राह्मणा दर्शन च, आचार विचार में जानकार ब्राह्मण मनीषियों के मार्गदर्शन से सुदूरता, आचार और विचार में हीनता के कारण ऐसा होता है। लेकिन सनातन सिद्धांत सार्वभौम है, उसके सामने कोई भी अन्य सिद्धांत टिक नहीं सकता। बुश महोदय कहते हैं कि मैं जन्म से क्रिश्चियन हूँ, बाइबल में मेरी आस्था है, लेकिन बाइबल में सृष्टि संबंधी जो ज्ञान है आधुनिक विज्ञान ने उस पर पानी फेर दिया। उतने अंशों में मैं बाइबल के प्रति आस्थान्वित नहीं हूँ। इसका मतलब बाइबल में संशोधन की उनको आवश्यकता प्रतीत होती है। हमारे यहाँ अथाह अपार वैदिक वाङ्मय में 700 श्लोक केवल गीता में सन्निहित हैं। नासदी सूक्तम जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में, उसमें केवल 7 मंत्र हैं। उनके माध्यम से भी जो जगत के स्वरूप का, जब ईश्वर के स्वरूप का चित्रण किया गया है, कोई वैज्ञानिक उसका खंडन नहीं कर सकता। दर्शन, विज्ञान, व्यवहार, तीनों दृष्टियों से हमारा सिद्धांत अत्यंत परिपुष्ट है। उसके प्रचार और प्रसार से काम बन सकता है। संकष्ट क्रियालोपात ब्राह्मणा दर्शन च, आचार विचार में शिथिलता, योगो न। शंकराचार्य जी महाराज का जिज्ञासा रखा गया था और शाम को 4 बजे यात्रा निकाली जाएगी, शोभा यात्रा। मदार गेट से जवाहर मंच तक आएगी। शाम को वहाँ धर्मसभा का आयोजन करा गया है जवाहर मंच में। उसके पश्चात महाराज जी यहाँ डॉक्यूमेंट में यहाँ विराजेंगे। कल 2 बजे बाद में उसका प्रस्थान करेंगे। महाराज जी ने हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए सम्राट पृथ्वीराज ओपन मेमोरियल तीरंदाजी प्रतियोगिता के दूसरे दिन 70 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इसमें मेड़ता सिटी से आए हुए प्रतियोगियों ने भाग लिया। मई 2022 में ये सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतियोगिता स्टार्ट हुई थी। आज दूसरा दिन है। सम्राट पृथ्वीराज ओपन मेमोरियल तीरंदाजी प्रतियोगिता के दूसरे दिन लगभग 70 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें मेड़ता सिटी से मरुधर स्कूल, डीपीएस दौराई स्कूल तथा करनी शूटिंग एंड एडवेंचर एकेडमी के खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें निम्न प्रतिभागी विजय रहे। इस टूर्नामेंट में निर्णय कोच विपिन कुमार शुक्ला, जीतमल नारूका, बलवीर सिंह राठौर, मनोज शर्मा, करनी शूटिंग डायरेक्टर हिम्मत सिंह राठौर, चेयरमैन निर्मल सिंह राठौर उपस्थित रहे।
साथ ही ग्राम पंचायत गोला के सरपंच सुमन कंवर राठौर ने विजयी खिलाड़ियों को मेडल पहनाया और उनका उत्साह बढ़ाया। 10 मई 2022 में ये सम्राट पृथ्वीराज चौहान की प्रतियोगिता स्टार्ट हुई थी। आज दूसरा दिन है। इसमें डीपीएस स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, भाग किया है, तो अच्छा किया इन्होंने। आर्चरी के अच्छे प्लेयर्स हैं और आज इसका समापन हो जाएगा। और अजमेर ज़िले के जितने भी आर्चर थे ये भाग ले चुके हैं और एक अच्छा सफल टूर्नामेंट हमने कराया है और आगे भी कराते रहेंगे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान मेमोरियल जयंती के उपलक्ष्य में ये टूर्नामेंट हो रहा है आर्चरी का, क्योंकि जाना जाता है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान बहुत अच्छे तीरंदाजी थे और उसी के उपलक्ष्य में उनकी याद में ये टूर्नामेंट कराया जा रहा है। उसमें काफ़ी कल से चल रहा है ये, और उसमें साथ हमारे करंट शूटिंग के बच्चे भी है जो आप सामने खड़े जो खेलेंगे भी। ये 50 मीटर का करते हैं, इसमें कई राउंड होते हैं। अच्छा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया इन्होंने। एक अजमेर, छोटा सा अजमेर होते हुए भी एक ऐसे बड़े बड़े टूर्नामेंट राजस्थान में नहीं हो रहा जो यहाँ करनी सपोर्ट शूटिंग अकेडमी करवा रही है। हमको बहुत अच्छा लगा आके। धूप पड़ रही है काफ़ी, लेकिन बच्चे पीछे जाने की कोशिश नहीं करते, धूप में खड़े रहने की कोशिश करते हैं। अभी देखो छोटे छोटे बच्चे कितना अच्छा निशाना लगाते हैं। तो कभी हम इतिहास में पढ़ा करते थे कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान ऐसे धनुषधार थे, तो बोलते थे ना कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण तहाँ बेटा सुल्तान मचू के चौहान। तो ये इतिहास में पढ़ा करते थे। आज हमको ग्राउंड में पता लगता है कि ये हकीकत में ऐसा है और धनुषधार वो होता है जो कर लेता है ऐसा। ये राजस्थान में इतना टैलेंट है अच्छा। I am from Delhi Public School, Ajmer, class 5th, and I am right now in Samrat Prithviraj Chauhan Archery Championship. I really like this tournament as it encourages children to do archery and it's a really fun experience for me. I really like this championship. So I just say everyone should join this championship. This was a very fun experience for me. हम डीपीएस स्कूल से आए हैं यहाँ पे करनी शूटिंग रेंज में। यहाँ पे आर्चरी का मैच हो रहा है, हमारे बच्चे आए हुए हैं, बहुत अच्छा हो रहा है। अब सर सम्राट पृथ्वीराज चौहान प्रतियोगिता 2022 का सम्राट पृथ्वीराज। नाबालिग लड़की के साथ अश्लील हरकत करने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने का मामला गंज थाने में दर्ज हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया है। वीडियो बनाकर उसको सोशल साइट पर मैसेंजर पे अपलोड किया गया। गंज थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ अश्लील हरकतें करने और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने का मामला सामने आया। इस संबंध में गंज थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के कार्यालय से और एटीएस एसओजी से एक परिवाद प्राप्त हुआ, जिसकी जांच बलदेव राम जी एसआई साहब द्वारा की गई थी। उस जांच के दौरान परिवाद में ये पाया गया कि एक छोटी नाबालिग बच्ची है, उसके साथ में एक वयस्क और एक नाबालिग बच्चे द्वारा करते हुए एक पोर्न वीडियो बनाकर उसको सोशल साइट पर मैसेंजर पर अपलोड किया गया, जिसके संबंध में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया गया। वो पर्सनली मोबाइल नंबर है, उसके आधार पर किया हुआ है। उसमें तफ्तीश जारी है कि किसके द्वारा किया गया या कौन काम में ले रहा है। सोशल साइट पे अपलोड किया तो नेचुरली वायरल हो गई। ये सबसे आईटी एक्ट में चलते राहगीर से अज्ञात बदमाशों द्वारा मोबाइल छीनकर फरार हो जाने का मामला कोतवाली थाने में दर्ज हुआ। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वास उद्यान से दातानगर की ओर जा रहे युवक के हाथ से अज्ञात बदमाश मोबाइल छीनकर फरार हो गए। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि शातिरों ने पहले युवक पर लाठी से वार किया और उससे मोबाइल छीन लिया। इस घटना के चलते पीड़ित मोटरसाइकिल के नंबर नहीं देख पाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। धर्मेंद्र सिंह ने एफआईआर दर्ज करवाई कि दिनांक 9/5/2022 को मेरा छोटा भाई विष्णु सिंह व उसका दोस्त संडे रात को करीब 10:30 बजे दौलतबाग से दातानगर जा रहे थे और फ़ोन से बात करते करते जा रहे थे। इतने में एक मोटरसाइकिल वाला आया, स्प्लेंडर बाइक, 3 लड़के बैठे थे। एक लड़के ने डंडे की मारी, वह दूसरे ने मोबाइल छीन लिया और चले गए। वो मोटरसाइकिल के नंबर नहीं देख पाए। मेरे रूम से उसके रूम पे गया था, यहाँ से पैदल जा रहा था। अच्छा, तो
मिट्टी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए डीबीएन विद्यालय से विद्यार्थियों ने रैली निकाली। इस रैली में विद्यार्थियों द्वारा स्लोगन के माध्यम से आम जनता को जागरूक किया गया। बचाओ जीवन बचाओ, मिट्टी बचाओ जीवन बचाओ, मृदा प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाए, पेड़ लगाकर पर्यावरण बचाए, मृदा प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाए, पेड़ लगाकर पर्यावरण बचाए, मिट्टी नहीं बचाओगे तो अनाज कहां से लाओगे, मिट्टी नहीं बचाओगे तो अनाज कहां से लाओगे। डीबीएन विद्यालय में मृदा बचाओ देश बचाओ रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य द्वारा रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली में छठी कक्षा से 12वीं तक के 400 विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। साथ ही विद्यार्थियों ने वृक्ष लगाकर प्रदूषण हटाने के लिए स्लोगन के माध्यम से आम जनता को जागरूक किया। मृदा प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाए, पेड़ लगाकर पर्यावरण बचाए, मृदा प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाए, पेड़ लगाकर पर्यावरण बचाए, मिट्टी नहीं बचाओगे तो अनाज कहां से लाओगे, 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 मृदा प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाए, पेड़ लगाकर पर्यावरण बचाए, मृदा प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाए, पेड़ लगाकर पर्यावरण। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहें स्वामी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।